हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका यूज किस तरीके से किया जाता है और इनका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन हमारा क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स, जैसे कि आपको पता है कि प्रोनाउन हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि हमारी स्पीच में यूज होने वाला एक वर्ड। तो हमारे सेंटेंस में, हमारे स्पीच में, हमारे स्टेटमेंट्स में यूज होने वाला एक वर्ड है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या है, कहाँ यूज होता है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आप यहाँ पर दो वर्ड्स देख रहे हैं, प्रो प्लस नाउन, यानी कि प्रोनाउन हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो एंड नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, या फिर प्रो का मतलब हुआ इंस्टेड ऑफ या फिर इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ, तो देखिए इंस्टेड ऑफ या फिर इन प्लेस ऑफ मतलब इसकी जगह पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके प्लेस पर, इसके स्थान पर। तो किसके प्लेस पर? नाउन के प्लेस पर या फिर नाउन की जगह पर। यानी कि हमारे ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल नाउन की जगह पर होता है, नाउन के रिप्लेसमेंट में हम जिस वर्ड को यूज करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है नाउन के बदले, या फिर हम बोल सकते हैं नाउन के प्लेस पर इनको हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपने लिखा राम इज अ गुड बॉय। आपने कहा राम इज अ गुड बॉय, या राम एक अच्छा लड़का है। अब हम इसी नाउन के बारे में आगे कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे आपने कहा वो मेरा क्लासमेट है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज माई क्लासमेट। ही इज माई क्लासमेट। तो देखो राम के रिपीटेशन में हमने जिस वर्ड को यूज किया है वो है ही। तो हम कह सकते हैं कि जो ही है हमारा वो क्या है? प्रोनाउन है। दिस इज प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए ये प्रोनाउन है। हालांकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कैटेगरी है प्रोनाउन की, बहुत सारे टाइप्स आते हैं किनका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नाउन के टाइप्स के बारे में। प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए प्रोनाउन क्या है ये आपको क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन में सबसे पहले हमारा पर्सनल प्रोनाउन आता है। पर्सनल प्रोनाउन, तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी प्रोनाउन जिनका यूज किया जाता है किसी इंडिविजुअल पर्सन या फिर पर्सन्स के लिए। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारा जैसे आई है, शी है, ही है, इट है एंड सो ऑन। इसी तरीके के हमारे और भी प्रोनाउन हैं। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है उनका यूज हम कुछ इस तरीके से करते हैं जिनको हम केस कहते हैं। इनका यूज हम केस में करते हैं। केस किस का मतलब क्या हुआ? केस का मतलब यह है कि जब हम बात कर रहे हैं कोई भी प्रोनाउन की तो उसका यूज किस तरीके से होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं तो पर्सनल प्रोनाउन को हम किस तरीके से यूज करेंगे, यानी कि उसका फंक्शन क्या होगा, वो किस तरीके से यूज होगा, या फिर वो किस तरीके से फंक्शन करेगा सेंटेंस में, उसका क्या काम होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे जो, अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल हमारे जो प्रोनाउन है हम उसको दो केस में यूज करते हैं। नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन पर्सन्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि वी हैव द थ्री पर्सन्स इन पर्सनल प्रोनाउन। द फर्स्ट वन इज, पर्सन्स की अगर हम बात करें तो पर्सन्स हमारे पास तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो देखिए ये तीन पर्सन्स हमारे पास होते हैं यहाँ पर।
देयर आर द थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो देखिए इसमें जो हमारे पर्सन्स हैं, तीन पर्सन्स हैं। अब सबसे पहले देखिए केस का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन का यूज किस तरीके से होगा। तो इसमें है पहला नॉमिनेटिव केस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि नॉमिनेटिव का मतलब हुआ, नॉमिनेटिव केस का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी प्रोनाउन को क्रिया यानी कि वर्ब से पहले लिखते हैं, जब भी हम किसी प्रोनाउन को वर्ब यानी कि क्रिया से पहले लिखते हैं तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा प्रोनाउन कोई किसी काम को या फिर किसी क्रिया को परफॉर्म करता है तब उसे नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। तीसरी बात कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, यानी कि जब भी हम किसी प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो भी हमारा नॉमिनेटिव केस में ही लिखा जाता है, यानी कि वो प्रोनाउन भी हमारा नॉमिनेटिव केस में ही लिखा जाएगा। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब ये हुआ कि जब प्रोनाउन किसी काम को परफॉर्म करेगा तो वो नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा। जब कोई पर्सन हमारा जिसके बारे में बात हो रही है तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा। या फिर तीसरी चीज कि जब भी हम कोई भी प्रोनाउन क्रिया से पहले लिखते हैं तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस में ही लिखा जाता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि जब कोई भी नॉमिनेटिव केस या फिर कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी व्यक्ति किसी काम को परफॉर्म करता है, उस काम का इफेक्ट जिस व्यक्ति पर पड़ता है, उस काम का प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी हम जिस प्रोनाउन को क्रिया के बाद लिखते हैं, कोई भी क्रिया है उसके बाद अगर हम लिखते हैं तो वो प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन क्या है और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें तो नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर होता है हमारा आई और प्लूरल होता है यहाँ पर वी, यानी कि जब भी हम सिंगुलर लिखेंगे प्रोनाउन को तो वो हम लिखेंगे आई और प्लूरल लिखेंगे तो यहाँ पर हम वी लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में ये आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ओके, आई का मी, वी का अस। सेकंड पर्सन की अगर बात करें तो हमारा सेकंड पर्सन जो होता है प्रोनाउन में वो यू होता है। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो वो यू है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू होता है, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों में यू होता है। यानी कि अगर आप इनको क्रिया से पहले लिखेंगे तो भी यू लिखेंगे और क्रिया के बाद लिखेंगे तो भी आप यू ही लिखेंगे यहाँ पर। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन हमारा ही, शी, इट। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो दे, THEY, दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन होता है। अगर हम इसी की बात करें ऑब्जेक्टिव केस में तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही का होगा हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारा देम होता है। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है और जो नॉमिनेटिव केस है वो क्या है। एक बार फिर से देख लीजिएगा यहाँ पर, जब भी क्रिया के से पहले कोई भी प्रोनाउन लिखा जाता है, यानी कि क्रिया से पहले कोई हम पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। इसीलिए इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रिया के बाद यूज करें तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वहां पर लिखा जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के केसेस है, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई है, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, चलिए यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए आपने कहा आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम। तो देखिए ये जो इनवाइट करने का काम है ये है हमारी क्रिया। ओके, तो ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, ये किसके थ्रू परफॉर्म की गई है? ये परफॉर्म की गई है आई के थ्रू। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन से केस का है? तो दिस इज द प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। दूसरी चीज हिम, अब ये जो क्रिया, ये कार्य यानी कि ये क्रिया इसके द्वारा परफॉर्म की गई, लेकिन इससे इफेक्टेड जो व्यक्ति हुआ है वो है प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि क्रिया के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन में, और क्रिया से पहले आप सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन का। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप का हम इसमें प्रोनाउन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? पोजेसिव का मतलब होता है ऐसे कोई भी वर्ड्स, ऐसे कोई भी शब्द जो हमें पोजेशन यानी कि अधिकार के बारे में बताते हैं किसी नाउन के, किसी नाउन पर या फिर किसी भी नाउन से रिलेटेड जो हमारे अधिकार होते हैं। जैसे आपने बोला कि ये किताब मेरी है, या फिर आपने बोला कि ये मेरे दोस्त हैं। तो इस तरीके से जब भी हम बताते हैं किसी नाउन पर पोजेशन बताते हैं तो हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउंस क्या क्या है हमारे, जैसे फर्स्ट पर्सन का जो पोजेसिव फर्स्ट पर्सन, जैसे कि अभी आपने पिछले टाइप में पढ़ा है, इसका पोजेसिव केस का फर्स्ट पर्सन जो हमारा सिंगुलर है आई, उसका पोजेसिव प्रोनाउन है हमारा माइन। फिर उसके बाद है आर्स, योर्स, his, theirs, hers, its and okay, ठीक है। तो these are possessive pronoun। तो देखिए ये हमारे possessive pronoun है, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे अगर हम if we talk about possessive adjectives, तो हमारे जैसे my है, आर है, योर है, देयर है, हिज है, हर है, तो ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अभी आपको क्लियर करना है कि देखिए इसमें जब भी हम माई यूज करें या फिर योर यूज करते हैं तो इनके जस्ट बाद में नाउन लिखा जाता है। जैसे आपने बोला दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, तो माई कार में माई इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि उसके जस्ट बाद में क्या है, नाउन लिखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कहां पर होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो इनके आगे, यानी कि इनके आगे लेफ्ट या फिर राइट अगर हम बात करें तो इनके लेफ्ट या फिर राइट में कोई भी नाउन नहीं होता है। जैसे आपने बोला दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, तो यहाँ पर जो माइन है उससे पहले या फिर बाद में कोई भी नाउन नहीं लिखा जाएगा। इसके जस्ट पहले कोई क्रिया हो सकती है, कोई वर्ब लिखी जा सकती है, या फिर इसके जस्ट बाद में भी कोई क्रिया लिखी जा सकती है, कोई वर्ब लिखी जा सकती है, लेकिन इसके जस्ट बाद में कोई भी नाउन नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि माइन इज ब्यूटीफुल कार। अगर आपसे पूछा जाए क्या सेंटेंस में कोई करेक्शन है, तो डेफिनेटली कोई करेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइन के बाद क्रिया है, ना कि कोई नाउन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इनको यूज करें तो इनसे पहले या तो क्रिया होगी या फिर इनके बाद कोई क्रिया होगी, लेकिन इनके बाद कोई नाउन नहीं लिखा जाएगा। अगर इनके बाद कोई नाउन लिखा जाता है तो वो गलत माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने इसको लिखा है कि योर्स हाउस is beautiful।
आपने कहा योर्स हाउस इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर देखेंगे हाउस, योर्स के बाद यानी कि जो आपने पोजेसिव वर्ड यूज किया है, आपका घर सुंदर है, तो आपने जो पोजेसिव वर्ड यूज किया है उसके जस्ट बाद में नाउन है, तो जब भी आप इसके बाद नाउन यूज करें तो वहां पर आप पोजेसिव प्रोनाउन ना यूज करके बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे, और जब भी इसमें से एस आप हटा देंगे तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे योर्स का पोजेसिव एडजेक्टिव है योर हाउस, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, योर है पोजेसिव एडजेक्टिव, योर्स है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि आपने पढ़ा कि जो प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, उससे ठीक पहले या फिर ठीक बाद में कोई क्रिया हो सकती है लेकिन नाउन नहीं होगा। अगर नाउन है तो आपको एडजेक्टिव यूज करना है। देखिए माइन एक पोजेसिव प्रोनाउन है जबकि माय एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। आर्स एक पोजेसिव प्रोनाउन है जबकि आवर OUR आर दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। इस तरीके से योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, योर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, हिज आपका पोजेसिव एडजेक्टिव भी है और पोजेसिव प्रोनाउन भी है। दियर्स आपका पोजेसिव प्रोनाउन है और देयर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। हर्स दिस इज द पोजेसिव प्रोनाउन एंड हर दिस इज द पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करने के लिए आपके पास उस वर्ड के ठीक बाद में नाउन होना चाहिए, तभी आप पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे, अदरवाइज आप पोजेसिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, जैसे कि आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम प्रोनाउन का। नेक्स्ट टाइप में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है इसमें हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 3 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल देखिए जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है हमारे, वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बताने के लिए यूज होते हैं, यानी कि नाउन का एक दूसरे के साथ रिलेशन बताने के लिए यूज होते हैं। जैसे आपने कहा कि राम और श्याम हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की ओके आपस में रिलेशन बताते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन बताते हैं। लेकिन जब वो रिलेशन अगर ये दो के बीच में बता रहे हैं, यानी कि ये आपका 2 पर्सन्स के लिए यूज होता है, 2 पर्सन्स के लिए, ठीक है। जैसे आपने कहा कि राम और श्याम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो आप ईच अदर का यूज करेंगे। वहीं अगर आप यूज करते हैं, अगर मान लीजिए सेंटेंस में आप एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में मोर देन 2 पर्सन्स, अगर आप मोर देन 2 पर्सन्स, अगर आप 2 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तब आप वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कहा 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 5, 7, 500, 200, 20 लाख, कितने भी हो सकते हैं 2 से ज्यादा। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमारे देश के लोग हमेशा एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, व्हाटएवर, तो आप यहाँ पर वन अनदर यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 5 बहनें हैं, ये यहाँ पर 5 बहनें रहती हैं और वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तो आप वन अनदर यूज करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके, किस तरीके से ये यूज होते हैं। बोथ दी फ्रेंड्स always help, both the friends always help, यहाँ पर each other आएगा, ओके। both the friends always help each other, आप each other का यहाँ पर यूज करेंगे, each other यहाँ पर करेक्ट है, और अगर आप यहाँ पर वन अनदर लगाते हैं तो वो गलत माना जाता है। वन अनदर इसलिए गलत माना जाएगा क्योंकि हम बोथ मतलब 2 की बात कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम वन अनदर यूज करेंगे। वन अनदर का एग्जाम्पल देखते हैं। 5 sisters are living in this room and they always support one another, ओके। तो देखिए यहाँ पर वन अनदर का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 2 से ज़्यादा की बात करी है,
ऊपर हमने ईच अदर का यूज इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर हम दो की बात कर रहे थे। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है आपका, वो दो बताने के लिए, दो की अगर आप बात कर रहे हैं तो ईच अदर यूज करिए, एक दूसरे के बारे में बताने के लिए। दो की बात कर रहे हैं तो आप ईच अदर यूज करिए, और अगर आप दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो आप वन अनदर का यूज करेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट टाइप हमारा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा नाउन में डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा ईच ऑफ है, ईदर ऑफ है, नीदर ऑफ है, एनी ऑफ है, नन ऑफ है, या फिर वन ऑफ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में एक प्रपोजिशन लगा है जो कि है ऑफ। तो जब भी सेंटेंस में इन सभी वर्ड्स के साथ आप ऑफ लगा हुआ देखें तो कई बार हमारा द आर्टिकल होता भी है और नहीं भी होता है, ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आप ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या फिर नन ऑफ इनके साथ ऑफ देख रहे हैं तो आपको इनके साथ, सभी के साथ नाउन हमारा, नाउन ऑलवेज शुड बी रिटन इन प्लूरल। नाउन हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा। ओके, नाउन जब भी आप लिखेंगे तो प्लूरल ही लिखेंगे। सभी के साथ नाउन हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब, अगर हम वर्ब की बात करें तो इनके साथ हमारी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर लिखी जाती है। जब भी हम इसके साथ क्रिया यूज करें तो क्रिया हमेशा सिंगुलर ही लिखी जाएगी। अब बात करते हैं ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये कहाँ पर यूज होते हैं। तो देखिए, ईच ऑफ का मतलब है प्रत्येक, हर एक। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरी क्लास में हर एक स्टूडेंट क्या है, रेगुलर है, या फिर आपने कहा कि हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है। तो यहाँ पर प्रत्येक यानी कि हर एक की बात हो रही है तो आप ईच ऑफ यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईदर ऑफ। ईदर ऑफ का मतलब होता है कि दो। जैसे मान लीजिए आपके पास है, आपने कहा कि आपके पास एक तो स्क्वायर है, सॉरी एक तो रेक्टेंगल है और एक आपके पास ट्राइंगल है और एक आपके पास सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, एक आपके पास ट्राइंगल, एक सर्कल है। आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि या तो आप ट्राइंगल चूज कर सकते हैं या फिर आप सर्कल चूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको चूज करते हैं तो आपको सर्कल नहीं मिलेगा, अगर आप सर्कल चूज करते हैं तो आपको ट्राइंगल नहीं मिलेगा। यानी कि आपको दो में से कोई एक ही चीज मिलेगी। यानी कि जब भी हम बात करें दो में से कोई एक, तो दो में से कोई एक की अगर हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं यहाँ पर ईदर ऑफ। दो में से एक की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर यूज करते हैं ईदर ऑफ। अगर हम बात करते हैं दो में से एक भी नहीं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आप ना तो दिल्ली जाएंगे और ना ही आप जयपुर जाएंगे, तो आप ना तो दिल्ली जा सकते हैं और ना ही आप जयपुर जा सकते हैं। तो दो में से एक भी नहीं, तो हम नेगेटिव की अगर हम बात करें तो हम नीदर ऑफ का यूज करते हैं। अब बात करते हैं एनी ऑफ का यूज कहाँ पर होता है। एनी ऑफ का यूज होता है जब भी हम दो से ज़्यादा की बात करें, दो से ज़्यादा कितने भी, लेकिन उनमें से कोई एक। जैसे मान लीजिए आपने कहा मैंने अपने 10 दोस्तों को पार्टी में इनवाइट किया था और उनमें से एक ही अभी तक आया है, या फिर आपने कहा उनमें से एक ही आज आया है, या फिर एक ही प्रेजेंट है, या फिर एक ही आया है। तो यहाँ पर हम एनी ऑफ का यूज करेंगे। पॉजिटिव केस है, एनी ऑफ मतलब एक है, दो से ज़्यादा है, उनमें से कोई एक है, तो यहाँ पर एनी ऑफ यूज करेंगे। नन ऑफ का यूज कहाँ पर होता है। नन ऑफ का यूज होता है जब दो से ज़्यादा हो और उनमें से एक भी नहीं है, दो से ज़्यादा है उनमें से एक भी नहीं है, तो यहाँ पर नन ऑफ का यूज किया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ। वन ऑफ का यूज कहाँ पर होता है। वन ऑफ का यूज होता है जब भी आप बहुत सारी चीज़ों की बात करें, बहुत में से कोई एक, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि बहुत सारी बैड हैबिट्स में से एक बैड हैबिट स्मोकिंग की भी है, तो यहाँ पर हम वन ऑफ का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर यूज किया जाएगा वन ऑफ का। बहुत सारे, अब हम यहाँ पर गिनती नहीं कर रहे हैं कि कितनी सारी, बट बहुत सारी, बहुत में से कोई एक है तो हम यहाँ पर वन ऑफ का यूज करते हैं। इन सभी के साथ आपको नाउन प्लूरल लिखना है और वर्ब सिंगुलर लिखनी है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे एनी ऑफ द टू गर्ल्स इज एब्सेंट, नीदर ऑफ द टू पिक्चर्स इज गुड, ईदर ऑफ द 5 children आर मेकिंग अ नॉइज, none of the four candidate is eligible for the post।
तो अभी आप सेंटेंस पढ़िए और सेंटेंस में आपको जो भी करेक्शन लग रहा है वो आप बताइएगा यहाँ पर कि आपके अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या करेक्शन है, यानी कि सेंटेंस में क्या क्या मिस्टेक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। एनी ऑफ दी टू गर्ल्स इज एब्सेंट। यहाँ पर आपको क्या करेक्शन लग रहा है, यानी कि जो भी सेंटेंस में करेक्शन है वो आप यहाँ पर बताइएगा कि जो भी आपको करेक्शन लग रहा है कि ये चीज़ गलत है इसमें, वो देखिए इसमें। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो की, तो जब भी हम दो की बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया दो में से कोई एक है, तो मैंने कहा कि भाई दो लड़कियों में से कोई एक लड़की क्या है, एब्सेंट है। तो दो के लिए कभी भी एनी का यूज़ नहीं होता है बल्कि ईदर का यूज़ होता है। दो के लिए ईदर का यूज़ किया जाता है, जैसा कि नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है प्लस सिंगुलर वर्ब है, तो ये सेंटेंस हमारा बाकी करेक्ट है। सिर्फ यहाँ पर जो प्रोनाउन है उसे करेक्ट करना है अपने, तो एनी की जगह ईदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीदर ऑफ द टू पिक्चर इज गुड। अब बात करते हैं नीदर ऑफ द टू पिक्चर, दो में से कोई एक भी पिक्चर अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नीदर ऑफ द टू पिक्चर, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर, जबकि हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, तो ये पिक्चर्स हो जाएगा, पिक्चर्स लिखा जाएगा, पिक्चर नहीं होगा क्योंकि नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो पिक्चर्स हो जाएगा ना। नीदर ऑफ द टू पिक्चर्स इज गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईदर ऑफ द फाइव चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। ईदर ऑफ द फाइव चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट फाइव, हम पाँच की बात कर रहे हैं। अब बात करें कि पाँच में से कोई एक बच्चा शोर मचा रहा है, पाँच बच्चों में से कोई एक बच्चा शोर मचा रहा है, तो सबसे पहले अगर हम पाँच की बात करते हैं तो हम एनी का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम दो से ज़्यादा की बात करें उनमें से कोई एक है तो एनी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इधर की जगह पर एनी आएगा, एनी ऑफ द फाइव चिल्ड्रन। दूसरी चीज़, नाउन प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर नहीं है, इसका मतलब है सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज आ जाएगी। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नन ऑफ द फोर कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नन ऑफ द फोर कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर देखिएगा नन ऑफ द फोर मतलब दो से ज़्यादा हो तो नन आता है, तो फोर है तो नन है, करेक्ट है। बट यहाँ पर नाउन हमारा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, जबकि ये प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पर करेक्शन है, तो कैंडिडेट की जगह कैंडिडेट्स लिखा जाएगा। कैंडिडेट्स इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि चार कैंडिडेट हैं और चारों में से कोई सा भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनमें ध्यान रखना है आपको, जिसके लिए जो लिखा गया है, जो प्रोनाउन दिया गया है वही आप यूज़ करें, और नाउन प्लूरल यूज़ होगा इनके साथ और वर्ब इनके साथ सिंगुलर यूज़ होगी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी प्रोनाउन जिसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर और द न्यूट्रल जेंडर। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कुछ प्रोनाउन आते हैं जिनमें हमें कौन सी क्रिया यूज़ करनी है, या फिर उनके रिपीटेशन में हमें ही लगाना है, शी लगाना है, दे लगाना है, क्या लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर होता है, जब भी हमारा कोई भी हम प्रोनाउन की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, उसका जेंडर क्या है क्लियर नहीं है। जैसे एवरीबडी में हर कोई आ जाता है। अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ दो कैटेगरी आती हैं। जैसे लिविंग की अगर हम बात करें तो लिविंग में हम यूज़ करते हैं एवरीबडी, यानी कि पर्सन्स के लिए हम यूज़ करते हैं एवरीबडी, समबडी, एनीबडी या फिर नोबडी। इसी तरीके से हम किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी चीज़ की अगर हम बात करें तो व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स तो हम यूज़ करते हैं थिंग, यानी कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। इसका जब भी आप यूज़ करें तो इनके साथ जो वर्ब होगी दैट शुड बी सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। और अगर इनके रिपीटेशन में अगर कोई लिविंग प्रोनाउन यूज़ हो रहा है इंडेफिनिट, तो इसके रिपीटेशन में ही, हिज या फिर हिमसेल्फ का यूज़ होता है। जबकि अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो हम इसके रिपीटेशन में इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर आपको जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो सिंगुलर यूज़ करनी होती है इन सभी के साथ। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है एवरीबडी हैव डन देयर वर्क, एवरीबडी हैव डन देयर वर्क।
तो यहाँ पर सेंटेंस में जो भी करेक्शन है, जो भी हमें करेक्शन करना है यहाँ पर सेंटेंस में, तो करेक्शन क्या होगा यहाँ पर, एवरीबडी हैव डन देयर वर्क में जैसे कि आपने देखा इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी दैट शुड बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ का यूज़ किया जाएगा क्योंकि हैव एक प्लूरल वर्ब है जबकि हैज़ सिंगुलर वर्ब है, तो हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी हमारी हैज़। इसी तरीके से अगर हम देखें एवरीथिंग आर पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में सब कुछ पॉसिबल है, तो यहाँ पर देखिएगा आर की जगह पर इज आएगा क्योंकि आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, तो इस तरीके से आप इसमें जो करेक्शन करेंगे दैट शुड बी रिलेटेड टू द वर्ब। इन दोनों सेंटेंस में हमारा जो करेक्शन रिक्वायर्ड है, सेंटेंस में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो क्रिया से रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है। तो आई होप आपको प्रोनाउन क्लियर हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, जो भी आप को चीज़ें प्रोनाउन में पढ़ते हैं तो वह सभी यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाई गई हैं। ओके, तो आपका जो प्रोनाउन का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एडजेक्टिव में। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी एडजेक्टिव। थैंक यू।